स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल किस चीज के बारे में पढ़ा था? हमने नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट के बारे में कल पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको ना जो आपके आयनिक कंपाउंड्स है उनको आपको ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? एक तो वो है कि वो आयनिक कंपाउंड, क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, 3 कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? वो फर्स्ट हो दोज कंपाउंड्स whose solubility continuously increase होएगी। ठीक है, continuously increases on increases टेम्परेचर। ठीक है, ये इंक्रीजिंग का सिंबल होता है आपका। तो ऑन इंक्रीजिंग सोल्युबिलिटी क्या होता है? सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, एक तो आपके वो होते हैं। सेकंड, आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, थर्ड जो आपकी कैटेगरी होती है वो होती है ना तो उनकी रेगुलरली इंक्रीज होती है सोल्युबिलिटी और ना ही रेगुलरली डिक्रीज होती है। ठीक है, तो दोस कंपाउंड्स whose solubility don't increases and decreases रेगुलरली। ठीक है, ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। तो हमने 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ना है, हम एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या बोल रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, ये कैटेगरी है। कैसे होती है? हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे आपके? मान लो कि NO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है या फिर पोटेशियम क्लोराइड है। ये सब आपके जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स को अगर वाटर में आप डिसोल्व कर रहे हो तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है। जब क्या करते हो आप? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो। रीजन क्या है इसका कि ऐसा क्यों हो रहा है? उसका हमें रीजन देखना है। क्या होता है इसमें कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इस केस में क्या होता है? जो आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है ना, डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक। ड्यू टू दिस रीजन कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डिसोल्यूशन क्या होता है? जब आप कोई सोल्यूट डाल रहे हो लिक्विड के अंदर तो क्या होता है? वो डिसोल्व होता जाता है। इट मींस उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो अगर उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वो प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है कि अगर आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो तो क्या होता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो इजिली बनता है, मीन्स सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में हम कैसे लिखते हैं कि मान लो हमारा जो सोल्यूट है, जो आपका सोलवेंट है, प्लस में ऐसे ही सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, आपको हीट देनी पड़ रही है। ठीक है, हीट अप्लाई कर रहे हो आप तो क्या बन जाता है? आपका सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन। इस कंडीशन में एक चीज और होती है कि इसमें हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आप जिस भी कंडीशन में जिस भी डायरेक्शन में आप हीट अप्लाई कर रहे हो, इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है कि जो आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? वो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में आप हीट अप्लाइड कर रहे हो। तो हीट अप्लाइड इधर इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो इधर क्या होता है कि जो आपका इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाला रीजन है कि अगर आप हीट इंक्रीज करते हो तो आपका डिसोल्यूशन क्या हो जाता है? वो इंक्रीज हो जाता है, आपकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये वाली कैटेगरी हमने देखी। जो सेकंड कैटेगरी है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे पर उसकी क्या होती है? जो उसकी सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है कंटिन्यूअसली, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इसका क्या रीजन है? इसके पहले हम एग्जांपल देखते हैं। तो होता है सीरियम सल्फेट। जो सीरियम सल्फेट है
ये इसका एग्जाम्पल होता है, सीरियम सल्फेट हो गया। और आपका इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है, लिथियम कार्बोनेट हो सकता है। तो ये इसके एग्जांपल्स है कि इनके केस में ना आप अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन हम देखते हैं कि इस वाले का जो रीजन है इसमें क्या होता है, जो आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस है ना, डिसोल्यूशन है वो क्या होता है यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है, यहाँ पे क्या है एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक होने से क्या हो गया कि अगर आप ना सोल्यूट को डिसोल्व कर रहे हो, किसके अंदर डिसोल्व कर रहे हो, सॉलिड के अंदर डिसोल्व कर रहे हो, तो क्या होता है उस टाइम पे जो आपका सोल्युबिलिटी है वो क्या हो रही है, सोल्यूबल हो रहा है वो, पर वो हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है, हीट एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो क्या होगा कि उसको हीट की कोई जरूरत नहीं है ना, तभी तो वो रिलीज कर रहा है। और आप क्या कर रहे हो, ऊपर से उसकी कंडीशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसको जरूरत नहीं है, वो खुद बेचारा हीट दे रहा है, पर आप क्या कर रहे हो, उसका जबरदस्ती अगर टेम्परेचर उससे इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या करेगा, उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज वो हाई टेम्परेचर पे डिसोल्व ही नहीं हो रहा, वो तो बेचारा खुद डिसोल्व होने के लिए हीट को रिलीज कर रहा है कि हीट तू जा, मैं तब डिसोल्व होगा। अगर आप उसको हीट ही अप्लाई कर रहे हो तो वो डिसोल्व नहीं होगा, इसलिए उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है रेगुलरली, ठीक है। ये होगी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमने क्या पढ़ी है इसकी, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो जो उसकी सोल्युबिलिटी है ना, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गया बट जो उसकी सोल्युबिलिटी है ना तो वो इंक्रीज होती है और ना ही वो डिक्रीज होती है। मतलब रेगुलर ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, इरेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो इस केस में क्या होता है, जो इसके एग्जांपल्स है क्या होता है कि कोई चीज ना जब अपनी पॉलीमोरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कि अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे सोडियम नाइट्रेट होता है वो भी हो सकता है, या अमोनियम नाइट्रेट, कैसे अल्फा फॉर्म से मान लो कोई बीटा फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई हाइड्रेटेड फॉर्म से अनहाइड्रेटेड में जा रहा है, मींस एनहाइड्रस में जा रहा है, जैसे सोडियम सल्फेट होता है हाइड्रेटेड है, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 10 होते हैं, जब उस पर आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाता है, सोडियम सल्फेट बन जाता है, मींस ये हाइड्रेटेड था तो क्या बन गया, एनहाइड्रस बन गया इसका, ठीक है, आपका एनहाइड्रस बन गया। तो ये भी क्या होता है कि एक कंडीशन पे होता है कि टेम्परेचर कंडीशन क्या होगा, अगर आप ना सोडियम सल्फेट की क्या करते हो, अगर आप इसका टेम्परेचर 32.4 डिग्री तक तो रखते हो तब तो क्या होता है, इसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, ये डिसॉल्व होगा। अगर आप इससे कम टेम्परेचर है तो क्या होगा, वो नहीं होगा, कम टेम्परेचर पे क्या होगा, वो अपनी इस फॉर्म में रहेगा। तो इसके केस में क्या होता है, जब आपका सोडियम सल्फेट है, अगर आपका 32.4 डिग्री टेम्परेचर है तो ये बन जाता है, ठीक है। अगर इससे कम है, बिलो है, तो इस फॉर्म में आपका एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो इनके केस में क्या होता है, ना तो रेगुलर इंक्रीज होता है और ना ही आपको क्या होता है, रेगुलर डिक्रीज होता है सोल्युबिलिटी के केस में। हमने ये चीज पढ़ा। एक और चीज हमने ना इफेक्ट पढ़ा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट का सोल्युबिलिटी में, क्या टेम्परेचर का पढ़ा। तो आप यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट पढ़ सकते हो कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे थे हम, पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, रीजन क्या है, गैसेस के केस में आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो बट सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, ये इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड है, कोई सॉलिड की चीज है, जैसे आपका बेंच है, क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, कि आपने उसको हाथ लगाया, क्या उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। आप लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। बट जो गैसेस होती है ना, कि हम कितनी सारी गैस को जैसे हम गैस सिलेंडर में डाल लेते हैं, ठीक है, तो गैस क्या है, कंप्रेसिबल होती है। तो गैसेस की सोल्युबिलिटी में हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे हम प्रेशर का इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने सोल्युबिलिटीज पढ़ा, कल हम इसके कर्व के बारे में पढ़ेंगे। जो कंटिन्यूअस इंक्रीज है उसका कैसा कर्व बनता है, जो डिक्रीज है उसका कैसा कर्व बनता है, और जो डिसकंटिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज है कि ना उनकी इंक्रीज होती है ना ढंग से डिक्रीज हो रही है, तो उनके लिए भी हम कर्व पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।